तो भाई लोग इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट 12th की जो फिजिक्स है वो कवर कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में सारी इंपोर्टेंट फॉर्मुलेस वगैरह सब कुछ अच्छे से कवर है। बाद में जो मॉडर्न फिजिक्स है वो मैंने अच्छे से कवर करके रखी हुई है। लेकिन तुम लोग प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करना, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे से भी कम जो है वो अपन लोग पूरी 12th जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। और जिनमें उन्होंने कुछ कर नहीं रखा है तो प्लीज वो एक बार फॉर्मुलेस जरूर देख लेना और लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज एक बार जरूर लगा के रख लेना। ठीक है, और वीडियो को सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना। सोचो यार। बाय। चलो फर्स्ट जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम से जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो तुम्हारा है कैपेसिटेंस में जो होता है ना सीरीज वाइज होता है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में कौन कौन से फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, सिर्फ चार पांच फॉर्मूले इंपोर्टेंट है और कुछ नहीं। पहला है कैपेसिटेंस में जो तुम पढ़ते हो ना सी सीरीज, सीरीज में कितना होता है, ठीक है उसमें कितना होता है। तो सीरीज का केस जब भी होगा ना, सीरीज के केस में जो तुम सी फैक्टर निकालते हो तो वो 1/c फैक्टर निकलता है। ठीक है, जैसे अपन लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं ना रेजिस्टेंस सीरीज में, तो सीरीज के रेजिस्टेंस अपन लोग क्या करते थे R1+R2 करते थे। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में, कैपेसिटर के केस में उल्टा होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। जब मैं पैरेलल बोलूंगा पैरेलल का केस निकालना है, उसमें तुम्हें C1+C2 कर देना है। लेकिन जब तुम्हें रेजिस्टेंस के केस में बोला जाएगा ना कि भाई पैरेलल का केस निकालना है, तो उस केस में क्या होता है R1R2/R1+R2, या बोल सकते हो 1/R1 + 1/R2। क्या हो रहा है, रुक जाओ। 1/R1 + 1/R2 जितने भी हैं 1/R3 R के बराबर हो जाएंगे। ठीक है इतना। उसके बाद आता है तुम्हारा गॉस लॉ। फाई क्या होता है, फाई कॉस्ट होता है E.ds। ठीक है, ये फॉर्मुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना क्योंकि 2023 में क्वेश्चन आया है यहाँ से। और 2023 में क्वेश्चन यहाँ से भी आया है, कैपेसिटर से भी आया है, कैपेसिटर से भी आया है, यहाँ से भी आया है 2023 में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसका भाई लोग ना पोटेंशियल का फॉर्मुला आता है। पोटेंशियल फॉर्मुला क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल होता है KQ/R होता है। ठीक है, इससे भी ना 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ना एक ना भाई जब ना तुम्हें कैपेसिटर ना साथ में दे रखा होगा, वोल्टेज दे रखा होगा, ठीक है, और तुमसे पूछा जाएगा कि भाई कि नेट जो वोल्टेज है वो कितना होगा, तो VC जो निकल के आता है वो निकल के आता है C1V1 + C2V2/C1 + C2। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है ना वो 2017 के बाद आया नहीं है। ठीक है, एक बार आया है शायद 2022 में आया है, एक बार चेक कर लेना बस। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा एक और फॉर्मुला होता है यहाँ पे, वो क्या है, वो है तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मुला है। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है भाई लोग, ½ CV² होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम चेंज भी कर सकते हो इस फॉर्मूले को, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें क्यू के फॉर्म में चाहिए, चार्ज के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे तुम पुट कर दोगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आया इससे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, डाइपोल का। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि डाइपोल फॉर्मूला क्या होता है, इस होता है KP/R³ √1+3 cos²θ। ठीक है, और एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यू इक्वल टू क्या होता है, -PE। अगर दौड़ हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू -PE cos²θ। ठीक है, उसके बाद ये डायपोल ध्यान रखना। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का ना यार सिंपल में फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस क्या होता है, इस होता है 1/4πε0। ठीक है, Q/R²। इसका एक और होता है KQ/R²। K क्या है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, 2020 में क्वेश्चन आया था इससे बस। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसके अलावा
करंट इलेक्ट्रिसिटी देख लो एक बार ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना यार एक ना जो थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह होती है ना, तो मैं अगर तुमको बताऊँ ना करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली फॉर्मुला बेस्ड है। हाँ हाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है आर टी इज होता है आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। ये 2023 में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो करंट मैक्सिमम निकालते हैं, तो ई मैक्स अपॉन आर होता है। ये 2022 में आया था, उससे पहले 2015 में आया, 2016 में आया। ठीक है, 2022 के बाद नहीं आया इससे फॉर्मूला। पावर इंपोर्टेंट है, पावर फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। कितना होता है? वी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? 2022 में क्वेश्चन आया इससे। उसके बाद भाई लोग करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है? जे, जे स्क्वायर क्या होता है? आई अपॉन ए। इससे भी 2022 में क्वेश्चन आया है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है ना भाई यार इस साल के लिए, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला ध्यान रखना है, वी स्क्वायर क्या होता है? क्यू ई टी अपॉन एम। या फिर एक और फॉर्मूला यहां से बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो है आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? और क्या पे, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ यार, यहाँ पे ना एक और थॉट बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जब कोई कंडक्टर्स जो है ना आपस में कनेक्टेड होंगे कंडक्टिंग वायर के थ्रू, ठीक है, तो उस केस में कॉमन पोटेंशियल जो होता है, कॉमन पोटेंशियल जो होता है भाई लोग, ठीक है, वो V1 V2 के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी मैंने जो भी कुछ फॉर्मूले तुम्हें अगर रह गए हैं तो मैंने वो लेक्चर में कवर कर दिए थे ना, जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने तुमको बता दिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट। पता है मैं पे ना बैठ नहीं जा रहा भाई, अभी बिल्कुल बैठ नहीं जा रहा बिल्कुल। मैग्नेटिज्म एंड मेटल। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो भाई लोग होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना होता है? बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, रूट 2m अपॉन आर क्यूब। ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे ना एक और केस आता है, वो आता है सेकंड, वो है ऑसिलेशन का, बार मैग्नेट का ऑसिलेशन। ठीक है, तो उसमें वो तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बार मैग्नेट के ऑसिलेशंस के लिए, और टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है एम बी अपॉन आई। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ? क्या 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 क्या? हम्म, ठीक है, देखो उसके बाद है तुम्हारा केस जो बनता है, कौन सा केस है फिर? हम्म। एक तो फॉर्मूले और थे ना इसमें मैग्नेटिक फील्ड में,
हाँ, इसमें एक फॉर्मूला शायद ये भी था, एक बात ना चेक करना। न्यूट्रल पॉइंट के रिगार्डिंग पूछता था कि भाई न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा ना। फर्स्ट केस जब बनता था, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। दूसरा केस इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती थी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, एम अपॉन डी स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 3/2 होता था। ठीक है, और इस केस के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू एम डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक है, बाकी ना मैग्नेटिक फील्ड में से ना सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में तुमको बोल देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि ये नॉर्थ है, ये क्या है, ये साउथ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ तक जाती हैं, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे लूप फॉर्म करेंगी, है ना। तो एक कंटिन्यूस क्लोज कर्व जो है ना वो परफॉर्म करती हैं। डायरेक्शन जो होती है वो होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कहाँ पे, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट की अगर बात करूं तो मैग्नेट के अंदर जो होती है ना वो डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इनसाइड मैग्नेट और आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ। ठीक है, क्लियर है। बाकी दो तीन फॉर्मूले और हैं इसमें। एक तो तुम्हारा फॉर्मूला वही हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई स्क्वायर टू क्या होता है, एम एम अपॉन वी, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जैसे तुम एम अपॉन ए भी लिख सकते हो। दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब कि एच इक्वल्स टू बी अपॉन न्यू नॉट। थर्ड जो फॉर्मूला आता है तुम्हारा वो आता है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का, आई इक्वल्स टू एच। तो ये क्या है, ये सस्पेक्टिबिलिटी है किसकी, मटेरियल की। ठीक है, और एक लास्ट फॉर्मूला होता है वो है परमिबिलिटी का, परमिएबिलिटी। तो परमिबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एच इक्वल्स टू न्यू नॉट 1 + एक्स लिख दो इसको, या म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू बराबर किसके है, 1+। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना बस। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड्स, कोई दिक्कत किसी को, क्या हुआ, ठीक है। तो भाई लोग, कॉन्सेप्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, फोर्स की अगर बात करें तो पहले होता है, फोर्स स्पष्ट होता है क्यू वी बी साइन थीटा, हाँ है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बी निकालता हूँ तो बी क्या होता है, बी स्पष्ट होता है एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, यूनिट क्या होती है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला। ठीक है, हाँ, वो उनकी टेस्ला नहीं, ठीक है, वो वाली टेस्ला। बायो सेवर्ट लॉ में तुम्हारे दो फॉर्मूले आते हैं, तुम्हारे दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो वेलोसिटी के फॉर्म में, दूसरा करंट के फॉर्म में। तो डी बी इज टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा होता है डी बी इज टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन याद करो या फिर मत करो, फॉर्मूले तुम्हें ये वाला याद होना चाहिए। ठीक है भाई लोग, अब ना दो केस और आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है।
एक तो सॉलिड सिलेंडर के लिए, दूसरा आता है हॉलो सिलेंडर के लिए। सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई लोग, इनसाइड कितना होता है, ठीक है, और आउटसाइड कितना होगा, बस वो पूछा जाता है। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड, वो होता है भाई लोग म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई r²। और आउटसाइड कितना होगा, आउटसाइड होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ध्यान रखना यहाँ पे स्मॉल आर है, ये क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये ऐसे समझो इसको। मान लो कि ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तुम्हें कुछ यहाँ पे आर डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है बी, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, सिलेंडर की रेडियस जो है कैपिटल आर है, ठीक है। इस पे करंट जो है ऊपर की साइड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक अंदर की साइड निकालनी है और एक बाहर की साइड यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो आर क्या है, यहाँ पर आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर, कैपिटल आर, वो है रेडियस है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें हॉलो सिलेंडर के लिए, तो हॉलो सिलेंडर के लिए जो तुम्हारा डायरेक्ट जो आता है, अगर तुम्हें पूछ बोला जा रहा है कि भाई इनसाइड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इनसाइड 0 होता है, और आउटसाइड कितना होगा, आउटसाइड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसका ग्राफ भी देख लेना, सॉलिड के लिए जो ग्राफ आता है ना भाई लोग, वो ऐसा आएगा। और हॉलो के लिए जो ग्राफ आता है, तो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में इनके लिए तो 0 है वो, तो यहां से स्टार्ट होगा, जो कि वेरी कर रहा है रेडियस के साथ में, सॉरी डिस्टेंस के साथ में, ठीक है। क्योंकि इस वाले केस में क्या है, यहां तक तो वो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है, क्लियर है। और ये जो कर्व है ना भाई लोग, ये जो ग्राफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सोलिनॉइड और टोरॉइड का केस, ठीक है। तो अगर मैं सोलिनॉइड की अगर बात करूं, तो सोलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। जब मैं टॉरॉइड की अगर बात करूंगा, तो टॉरॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। लेकिन अगर मैं आइडियल की बात करूं, अगर तुम्हारे पास में कोई एक आइडियल टॉरॉइड है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, ध्यान रखना, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। चलेंगे, चलेंगे। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है लॉरेंज फोर्स है। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज कॉस टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा तो और कुछ मुझे लग नहीं रहा है, और कुछ बताऊँ मैं आपको। हाँ, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रख लो, वो है एम्पियर सर्किट लॉ। जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखे हों, ठीक है, एक का डायरेक्शन जो है ऊपर की साइड है I1, दूसरे का I2 नीचे की साइड है, ये फोर्स लगा रहा है इस साइड F, ये भी फोर्स लगा रहा है इस साइड F लगा रहा है, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल r है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में, ठीक है, जो फोर्स निकल के आता है वो आता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू L, ठीक है। दोनों केस जो है सेम है। एम्पियर सर्किट लॉ में ना भाई लोग, एम्पियर सर्किट लॉ में, ठीक है, बस ना थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक देख लेंगे ना, अभी तक यहाँ से ना क्वेश्चन आया नहीं है वैसे। क्या हुआ,
चलो सामने देखो, अब है टॉर्क। टॉर्क जो होता है ना, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए बी, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी। ठीक है, क्लियर है। ये केस कब है, ये केस भाई लोग तब है जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, और उस केस में भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब 90 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में टॉर्क कितना होगा, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, तो उस केस में टॉर्क जो होता है वो जीरो होगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है वो आती है माइनस एम बी। ठीक है, यहाँ पे एक और केस बनता है तुम्हारा, वो है वर्क डन का। जब किसी भी कॉइल को तुम रोटेट करते हो, तो उस केस में वर्क डन कितना होता है। तो जब तुम किसी कॉइल को रिकॉल वो कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, और जब थीटा वन की वैल्यू 0 डिग्री है और थीटा टू की वैल्यू जो है 180 डिग्री है, तो उस केस में वर्क डन जो निकल के आता है वो आता है एम बी आता है। सेकंड केस, सेकंड केस, सेकंड केस भाई लोग, जब थीटा वन की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, और थीटा टू जो है ना वो थीटा के बराबर है, तो उस केस में वर्क डन जो होता है वो होता है एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, लास्ट केस जो बनता है तुम्हारा, ठीक है, जब थीटा वन की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और थीटा टू क्या है, जीरो है, तो उस केस में वर्क डन जो निकल के आता है वो आता है माइनस एम बी कॉस थीटा। क्लियर है, क्लियर है। चलो बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है तुम्हारा, ईएमआई। या ईएम वेव्स ले ले पहले, ईएमआई करते हैं पहले, है ना। तो ईएमआई में एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है, डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, वेबर। ठीक है, और एक और होती है इसकी यूनिट, वो है मैक्सवेल है। तो वन मैक्सवेल जो होती है ना भाई लोग, वो बराबर होता है 10⁻⁻8 वेबर के। मैक्सवेल वो नहीं भाई लोग, हाँ। उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे आता है फ्राइडे लॉ। फ्राइडे के लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है उसका, वो होता है ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। तो नेगेटिव साइन जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है अपोजिशन टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद मुझे लगता नहीं यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, किसी भी मीडियम के लिए लगा देना, कोई भी मीडियम हो, सभी मीडियम के लिए फॉलो होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। अब मैं अगर बात करूं इंडक्टर केस, जब होता है ना इंडक्टर केस, ठीक है, तो इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर कितनी होती है, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। तो एनर्जी जो होती है ना भाई लोग, वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर होती है, और जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इंडक्टर का केस अगर सीरीज वाला केस है ना, तो सीरीज के केस में इंडक्टेंस कितना होगा, और पैरेलल के केस में कितना होता है। तो सीरीज के केस में इंडक्टेंस जो होता है एल इफेक्टिव, वो होता है एल वन प्लस एल टू, वही रेजिस्टेंस सेम। पैरेलल केस में क्या होगा, एल इफेक्टिव एल वन एल टू अपॉन एल वन प्लस एल टू। ठीक है, अब यहाँ पे ना म्यूचुअल इंडक्टेंस थोड़ा सा पढ़ लेना। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, जिसकी जिसका जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन वन एन टू
n1 n2 a अपॉन l। ठीक है, क्लियर है? बस ईएमआई में यहां से कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करने वाले हैं ईएम वेव्स। ठीक है, ईएम वेव्स में ना यार तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि यार ईएम वेव्स में ना ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ठीक है, वो वेवलेंथ या फिर जो प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। ठीक है, वो मैं तुम्हें खुद दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तुम खुद पढ़ोगे कि भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है। तो रेड जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, उसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी। और जो वॉयलेट कलर होता है उसकी क्या होगी, स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसके बारे में ना। बाकी 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 डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है उसका फॉर्मूला ध्यान रख लेना। डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी जो होता है वो होता है एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, यहां पे बोल सकते हो सी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, इसके अलावा ईएम वेव्स में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं एसी। एसी एसी से में ना एक से दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो तुम्हें पढ़ना होगा इम्पीडेंस के बारे में, इम्पीडेंस क्या होता है। ठीक है, और एलसी ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। बता दे रहा हूँ फॉर्मूला कौन कौन से इंपोर्टेंट है। तो एलसी ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी जो होती है एलसी ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है न्यू कॉस्ट होता है 1/2 पाई रूट एलसी। ठीक है, और रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस में वीएल जो है वो वीसी के बराबर होता है। कब, इन आ सीरीज एलसीआर सर्किट। उस केस में जो इम्पिडेंस होता है उसका जो फॉर्मूला आता है रेजोनेंस में, ठीक है, वो आता है तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जेड क्या है यहाँ पर, इम्पिडेंस है। अगर मैं पूछूं तो मैं कि भाई यहाँ पर पावर फैक्टर कितना होगा, तो पावर फैक्टर cos फाई होता है जो कि आर बाई जेड के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, तो क्वालिटी फैक्टर होता है क्यू की वैल्यू होती है 1/r रूट एल बाई सी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। शायद ट्रांसफॉर्मर हट गया है ना, एक बार चेक कर लेना। अगर हट गया है तो मत पढ़ना, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें क्या हुआ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में बोलेगा कि भाई ईएमएफ इंड्यूस जो है वो कितना है, तो E1 अपॉन E2 इसको होता है N1 अपॉन N2। E1 E2 क्या है, E1 जो है ना भाई लोग, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है अक्रॉस सेकेंडरी, और ये क्या है, ये है ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस प्राइमरी। N1 N2 क्या है, ये है N1 है एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, अगर मैं इंडक्टेंस की अगर बात करूं तो इंडक्टेंस के बेसिस पर E1 अपॉन E2 जो होता है वो I2 बाई E1 के बराबर होता है। ठीक है, बाकी एसी में कुछ मत करो। नेक्स्ट है तुम्हारा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, पता है यहाँ पे ना क्या है ना कि रे ऑप्टिक्स में ना भाई लोग सिर्फ फॉर्मुलेज हैं। रे ऑप्टिक्स में करा चुका हूँ, लेकिन तब भी ना क्या है, आप लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में ध्यान रखना है मिरर का फॉर्मूला। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। यहाँ पे v क्या होता है, v भाई लोग इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जो भी डिस्टेंस तुम ले रहे हो, इमेज की हो या फिर वो ऑब्जेक्ट की हो,
वो हमेशा फोकल से लोगे, सॉरी, वो हमेशा पोल से मेजर करोगे, पोल से मेजर करोगे, ठीक है। और जो लेटरल मैग्निफिकेशन होता है एम, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि होता है माइनस वी अपॉन यू। क्लियर है? मिरर के लिए, और मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, नॉट रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? अब ना रिफ्रैक्शन के केस में ना तुम्हें एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, जो स्नेल्स का लॉ लॉ होता है ना, स्नेल्स, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1 म्यू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू द 2, ठीक है। आई क्या है, आई है इंसिडेंट एंगल, आर क्या है, आर है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। या फिर तुम डायरेक्ट बोल सकते हो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन वी। तो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है? क्लियर है? हाँ है ना? चलें, तुमसे ना एक और चीज पूछा जा सकता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कितना होगा, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। तो वहां पर ना लेटरल शिफ्ट जो निकालते हैं आप लोग, लेटरल शिफ्ट, उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ठीक है। क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है ना, यहां से आने वाला, बस मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है। अब ना क्रिटिकल एंगल से क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल एंगल फॉर्मूला ध्यान रख लो बस, साइन सी स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन म्यू, बस, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन जो होता है ना, रिफ्रैक्शन जो होता है किसी भी एक स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? अब है तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू 2 वाई म्यू 1 माइनस 1 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2, ठीक है। यहाँ पे जो इसका ये है फोकल लेंथ है वो डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, ठीक है, जिसमें तुम उसमें ना लेंस को रखोगे, कोई मीडियम है जहां पर तुम लेंस रखोगे उस मीडियम पे डिपेंड करेगी ये फोकल लेंथ, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? अब लेंस का फॉर्मूले की अगर बात करूं मैं, तो लेंस का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन एफ होता है। ये लेंस का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन निकल के आता है तुम्हारा एफ अपॉन एफ प्लस यू, या बोल सकते हो एफ माइनस वी अपॉन एफ, ठीक है, कैसे भी निकाल लो, ठीक है। क्लियर है? हाँ या ना? उसके बाद आता है पावर का, पावर जो है लेंस की कैसे निकालते हो, तो जब कोई दो लेंस आपस में रखे हुए हैं, कनेक्टेड है, इसकी पावर जो है P1 है, फोकल लेंथ F1 है, इसकी पावर P2 है, फोकल लेंथ कितनी है, F2 है, तो पावर कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2, हाँ या ना? तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, वो ध्यान रखना है, उसका जो फॉर्मूला आता है ना, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस बाय 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। देन तुमसे क्या पूछेगा, तुमसे और कुछ नहीं पूछने वाला। माइक्रोस्कोप ना मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं अगर माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है तो मैं तुमको पढ़ा दे रहा हूँ। फर्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दूसरा जो है तुम्हारा वो है टेलीस्कोप है। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और एक और है, कौन सा है वो, एक और है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट अगर हम बात करें भाई लोग वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है, ठीक है, जब इमेज जो है ना फॉर्म होती है ना इनफाइनाइट पे,
तो उस टाइम पर मैग्निफिकेशन जो होता है ना वो होता है माइनस एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई। ठीक है, क्लियर है। बाकी टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो टेलीस्कोप में क्या होता है, जो लेंथ होती है टेलीस्कोप की वो कैसे निकालते हैं, एफ नॉट डेल्टा एफ ई। कुछ गलत हो रहा है जो एल इज होता है एफ नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ये होता शायद है ना। और लेंथ कितनी होती है, ये तब लेंथ है भाई लोग जब इमेज फॉर्म हो रही है नियर पॉइंट। ठीक है, लेकिन जब इमेज बनेगी ना इनफाइनाइट पे, तो जब इनफाइनाइट पे इमेज बनती है तो उस केस में जो लेंथ होती है वो होती है एफ नॉट प्लस एफ ई, और यही केस आता है ज्यादातर, ये वाला। ठीक है, बाकी जितना मैंने पढ़ा दिया ना उतना इनफ है। अब बात करने वाले हैं तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या हुआ, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में फर्स्ट जो है तुम्हारा वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जब तुम्हारी मैक्सिमा की बात होगी ना, मैक्सिमा फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमा के लिए डार्क फ्रिंज के लिए, किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है वाई इक्वल्स टू एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। जब मैं मिनिमा की बात करूंगा, ठीक है, जब ब्राइट फ्रिंज होगी उस केस में जो फॉर्मूला आता है वो आता है वाई इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और क्या, अगर दो वेवलेंथ भाई लोग, अगर दो वेवलेंथ की मैक्सिमा जो है ना, अगर दो वेवलेंथ हैं उनका मैक्सिमा अगर सेम पोजीशन पे है तो पता होगा तुम्हें क्या होता है, n1 लैम्डा इक्वल्स टू, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला इसमें, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर हमने उसको ना किसी मीडियम में रखा है, ठीक है, कोई मीडियम है जिसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स कितना है, म्यू है, तो क्या होगा, बी डैश इक्वल टू होता है बी अपॉन म्यू। ठीक है, बाकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो उस केस में जो फॉर्मूला आता है वो आता है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर पूरे का। लेकिन जब मैं इंटेंसिटी मिनिमम है उस केस में जो फॉर्मूला आता है वो आता है रूट I1 माइनस रूट I2, मतलब सिर्फ माइनस का डिफरेंस होगा का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर पूछा जा सकता है, सॉरी दोनों का रेशियो पूछा जा सकता है कि आई मैक्स कितना होगा और आई मिनिमम का रेशियो कितना है। ठीक है, वैल्यू देखिए। स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में से हमने देखो यार दो टॉपिक जो हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स से उठा दिए। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में से हटा दिया, डेविसन जनरेटर का एक्सपेरिमेंट हटा दिया, और जो न्यूक्लियर वाला पोर्शन था उसमें से तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है, जिसमें से हर साल बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते थे। अब वो तुम्हारा हेडेक खत्म हो गया है। ठीक है, तो न्यूक्लियर भी बहुत छोटा हो गया है, एटम्स जो तुम पढ़ चुके हैं वो होता है, और ड्यूअल नेचर में कुछ पार्ट है जो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में तुम्हारे तीन टॉपिक हैं जो कि तुम कवर करोगे। फर्स्ट हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, सेकंड इज ड्यूअल नेचर, और थर्ड इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वहां कवर कर दिया है एटम और एटम्स वाले चैप्टर में, केमिस्ट्री में सेकंड वाला चैप्टर। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है लोग, जैसे मैं अगर बात करूं तो पास में कोई एक क्या है, एक मेटल सरफेस है। ठीक है, उस पर तुमने कोई एक रेडिएशन डाली फ्री, कोई भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, मतलब कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब कि स्पेसिफिक एनर्जी डालनी पड़ेगी, तब वहां से क्या है कि मेटल जो है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है भाई लोग, वो उसकी होती है वर्क फंक्शन होती है, और इसको तुम रिप्रेजेंट करते हो फाई से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और ध्यान रखना फाई की जो वैल्यू होती है ना भाई लोग, वो सेम मेटल के लिए सेम होगी। क्लियर है, सेम मेटल के लिए सेम होती है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे
कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो है फोटोन्स की एनर्जी। ये अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन देखो फोटोन की जो वैल्यू एनर्जी होती है वो होती है एस सी अपॉन लैम्डा, हाँ है ना। और अगर मैं एस और सी को, ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं देखूं तो होता है 12400 बट्टे लैम्डा। ठीक है, अगर तुम्हें ये याद नहीं करना मत करो, लेकिन ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ना वो याद होना चाहिए जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाए। ठीक है, और जब तुम्हारे पास में लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखी हो तो 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर में डायरेक्ट रख देना, तुम्हारा सिंपल आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अगर तुम्हें लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, तो फिर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने के लिए होती है 12400 बट्टे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1240 12400, डिफरेंस क्या है इसमें, लैम्डा जो है भाई लोग नैनोमीटर में है और इसमें एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, वेवलेंथ। एच क्या होता है भाई लोग यहाँ पे, एस सी अपॉन लैम्डा में एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, पता है, जूल सेकंड होती है इसकी वैल्यू, और इसकी डायमेंशन ध्यान रखना ml/t-1 होती है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये सब ना मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूं, मैं एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एटम्स न्यूक्लियाई में। और ध्यान रखना यहाँ पे एक और फॉर्मूला, जब तुम्हें एनर्जी निकालनी हो और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, ठीक है, तो डायरेक्ट जो है वाला फॉर्मूला निकाल लोगे और एनर्जी जो आएगी यहाँ पे वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा, बहुत ज्यादा। अब भैया यहाँ पे ना एक और चीज बताओ कि मोमेंटम के बारे में बताओ। तो मोमेंटम जो होता है ना भाई लोग फोटोन का, ठीक है, वो होता है P = S अपॉन C। सी द स्पीड ऑफ लाइट, E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन और दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, तो यहां से एक और फॉर्मूला बनता है, E = क्या होता है h न्यू, तो क्या हो जाएगा P = h न्यू अपॉन C। क्लियर है, और ध्यान रखना भाई लोग जो फोटोन होता है ना, फोटोन का भाई लोग रेस्ट मास जो होता है ना वो 0 होता है। मतलब कि कोई भी अगर मेटल सरफेस पे अगर फोटोन्स वगैरह है ना भाई लोग, ठीक है, तो जब तक उस पर कोई रेडिएशन नहीं पड़ेगी तब तक उस पर ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि इसका रेस्ट मास जो होता है भाई लोग क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन्स का भी एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स का होता है P लैम्डा अपॉन एस सी। P क्या है, मोमेंटम है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, C इज स्पीड ऑफ लाइट एंड H इज द प्लैंक कांस्टेंट। ओके, और अगर तुम्हें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, मोमेंटम दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, डायरेक्ट जो है ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारा टाइम जो है ना बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। ठीक है, निकालने को तो बहुत ज्यादा निकालते हैं, लेकिन तुम्हें अपना टाइम सेव करना है बस। नीचे आ जाओ, नीचे दे रखा है आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन कुछ दे रखा था उन्होंने वर्क फंक्शन के बारे में, कुछ ग्राफ्स वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला था कि एनर्जी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की भाई लोग वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी भी इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी भाई लोग, बढ़ेगी। और नंबर ऑफ फोटोन्स जो होते हैं ना भाई लोग वो इंटेंसिटी के बराबर होती है। मतलब कि जैसे मेटल सरफेस था ना, मेटल सरफेस पे अगर मैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर मैं भाई लोग बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब कि क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि E = क्या होता है भाई लोग, E = क्या होता है, h न्यू होता है। अगर एनर्जी बढ़ रही है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब कि वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, हाँ है ना। E = क्या होता है, h न्यू, और न्यू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। मैं बोला था ना कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहां से ना टोटल एनर्जी क्या आती है, टोटल एनर्जी होती है भाई लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई के यहाँ पर भाई लोग वर्क फंक्शन है। ठीक है, अगर हम यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E टोटल माइनस फाई। तो यहाँ पे भाई लोग ध्यान रखना है कि जो न्यू है ना वो है फ्रीक्वेंसी, किसकी है, जो रेडिएशन डाल रहे हो। ठीक है, और न्यू नॉट क्या है भाई लोग, ये फ्रीक्वेंसी है, किसकी है भाई लोग, ये है तुम्हारा जो मेटल सरफेस है उसकी है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई लोग, h न्यू की वैल्यू जो है ना भाई लोग, h न्यू नॉट की क्या होती है, ज्यादा होती है हमेशा। और ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी भाई लोग कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, और रेडिएशन में से जैसे हम कोई मेटल सरफेस पे अगर रेडिएशन डाल रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भाई लोग कब निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तब निकलते हैं जब भाई लोग उसका न्यू की वैल्यू क्या होती है, न्यू की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द न्यू नॉट। ठीक है, तभी ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब कि जब लैम्डा नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी लैम्डा से। क्लियर है, क्योंकि क्या होता है, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। क्लियर है, अब देखो यहां पे ग्राफ देखो, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ना भाई लोग वो है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, तो क्या होता है, h न्यू का क्या होता है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, h न्यू माइनस 5। और तुम्हें पता है y का क्या होता है, mx माइनस c क्या है, इंटरसेप्ट है, और यहाँ पे कैसा इंटरसेप्ट, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, हाँ है ना। यहाँ पे तुम स्लोप देख रहे हो भाई लोग, स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप भाई लोग सेम है दोनों का, ये भी एंगल सेम होगा, ये भी एंगल सेम होगा। ठीक है, तो अगर एंगल सेम है, स्लोप सेम है भाई लोग, तो ए और बी क्या होंगे, सेम होंगे, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा इसका फाई है, वर्क फंक्शन फॉर ए एंड दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ बी। क्लियर है, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ग्राफ से कि जो फाई बी है, मतलब वर्क फंक्शन जो है भाई लोग बी का, वो ए से क्या हो रहा है, ज्यादा ही है,
ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। इतना क्लियर है? क्लियर है? चले आएंगे। तो अगर हम सेकंड देखें पहले, तो सेकंड जो है ना, तो सामने दिखाई दे रहा है करंट वर्सेस पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। तुम्हें जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ग्राफ देखना है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो करंट का सैचुरेशन यहाँ पे हो गया, मतलब करंट दोनों का क्या है, सेम आ रहा है, ठीक है, ए और बी का। इसकी जो करंट की वैल्यू है वो है 2i है, ये कितनी है, आई है। तो ध्यान रखना 2i जो है ना, फर्स्ट वाली क्या है, ज्यादा है, क्योंकि स्लोप ज्यादा है इसका, तो 2i ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द i, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं कर रही है। ओके, तो सेम जो है ये वाला ग्राफ देख लेना। तीनों ग्राफ में भाई वो बस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तीनों ग्राफ बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहां से हमें दो से तीन चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होती है भाई लोग किसी भी फोटोन की, वो फोटोन्स पर सेकंड, मतलब कितने गिर रहे हैं फोटोन, उस पर डिपेंड करती है ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको। और वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल भाई लोग जो होता है वो इंडिपेंडेंट करता है इंटेंसिटी पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। वर्क फंक्शन की अगर हम बात करें भाई लोग, तो फाइनोट जो है वो हाईएस्ट जो होता है वो प्लेटिनियम के लिए होता है, और लोवेस्ट किसके लिए होता है भाई लोग, सीजियम के लिए होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, मेरे पास इतना बता रहा हूं, ठीक है, वरना इसमें एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। उसके बाद देर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी नहीं होता। मतलब कि जैसे मैं अगर बात करूं, कोई भी मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस से भाई लोग तो मैं ना कोई भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की अगर कोई रेडिएशन डाली, ठीक है, तो रेडिएशन पड़ने के तुरंत बाद ही क्या है भाई लोग, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इमिट कर जाएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फोटोन ड्यूअल नेचर। तो फर्स्ट जो नेचर होता है वो होता है वेव नेचर का होता है, और दूसरा क्या होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। ड्यूअल नेचर जो होता है किसी भी फोटोन का, एक तो होता है वेव नेचर का और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर का। जो फोटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोन्स भाई लोग एक एनर्जी के पैकेट होते हैं, ठीक है। फोटोन्स क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं। इसमें ना एक चीज ध्यान करने वाली ये वाली बात है कि वेव नेचर जो होता है भाई लोग, ठीक है, फोटोन्स का, ठीक है, उसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आती है, इंटरफ्रेंस भी है, और पोलराइजेशन भी है, और डिफरेंशिएशन भी है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेव नेचर ऑफ फोटोन, ठीक है। पार्टिकल नेचर में आता है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, कॉम्प्टेंस शिफ्ट आता है, और रोमन शिफ्ट आता है, ठीक है। ये अभी इंपोर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दो तुम। नीचे अगर मैं देखूं भाई लोग, तो वो तुम्हारा है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देखो, तुम्हारा जो मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, 4 आते हैं, ठीक है। यहां से भी ना एक क्वेश्चन कंफर्म है, जो है इसमें दे रखा है फॉर्मूले। तो सबसे पहले जो है ना वो है वेवलेंथ के बारे में। तो वेवलेंथ हम जो निकालते हैं फॉर्मूला ये है h/√2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और दूसरा है लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m QV। यहां पे ध्यान रखना, वी मतलब होता है वेलोसिटी नहीं है, वी मतलब है पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है, ये गलती मत करना। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है भाई लोग, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए, तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। टाइम सेव होगा, बोल रहा हूं, अगर तुम निकालने बैठोगे तो निकाल के देख रह जाओगे, ठीक है। टाइम सेव करना सीखो। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रॉन की ना 2 वेवलेंथ है। जब तुम्हारे पास में मास दे रखा हो और टेम्परेचर भी दे रखा हो, तो उस टाइम पे तुम्हारा ये है, ठीक है। और अगर मैं किसी भी पार्टिकल की बात करता हूं, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है किसी पार्टिकल की, वो इस फॉर्मूले से निकालोगे, और किसी गैस के लिए इस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। तो नीचे वाले फॉर्मूले में क्या है, किसी भी गैस के लिए के जो है ना भाई लोग, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, टी है, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, जब भी क्वेश्चन दे रखा होगा तो। अब नीचे आ जाओ एटम्स। एटम्स में ना भाई लोग आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये तुम्हारा ना फिजिक्स वाले पोर्शन में नहीं है, ठीक है। इसको करो या फिर मत करो फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री वाले पोर्शन में है। अब करना क्या है भैया, तो मैंने लेक्चर करा दिया है, तो वहां से ना ये सारी चीज देखनी है, एक बार चेक करना है, ठीक है, ओके। अगर मैं सिंपली अगर बात करूं, तो जो मैंने एटम्स वाला लेक्चर कराया है ना, उसमें जो तुम्हारा लाइक जो मैंने कराई ना तुम्हारी क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर से पहले पहले सब कुछ कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियाई की। तो न्यूक्लिया में क्या होता है भाई लोग, जो न्यूक्लियस होता है तुम्हारा, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ पे ना एक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला ध्यान रख लेना, जो अपन लोगों ने एटम से पढ़ा था, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पे कुछ 2 सिंपल फॉर्म्स हैं, एक तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है यार, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, और ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताया गया था। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो जैसे कि ना मान लो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इनको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, ओके,
क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस टू लार्ज डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। जैसे तुम्हारा ना जेड एक्स ए है, मतलब कि एक्स मान लो कोई भी तुम्हारा है, सोडियम है, ब्रोमीन है, कुछ भी है, ठीक है? तो जेड इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड द मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है वैल्यू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जेड क्या है? वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और अगर तुम ए माइनस जेड कर दो, मतलब कि ए माइनस जेड कर दोगे तो क्या जाएगा? न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा। चलो तुमसे ना क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई मास डिफेक्ट कितना हुआ, तो मास डिफेक्ट का ना ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, इसमें टर्म्स दे रखे हैं, वो भी थोड़ा फोकस कर लेना, ठीक है? और यहाँ पे ना थ्योरेटिकल ना एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि भाई बाइंडिंग एनर्जी जो होती है अल्फा पार्टिकल की वो कितनी होती है, तो इतनी होती है। और बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना वालों, वो नेगेटिव होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी के, ठीक है? और जब भी तुम्हें ना एनर्जी निकालनी हो, एनर्जी रिलीज इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, उसे बोलते हैं क्यू वैल्यू बोलते हो, और वो निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जितना मैं देखो बता रहा हूँ ना लोग, जितना बता रहा हूँ ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता और ना आएगा, ठीक है? न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। न्यूक्लियर फिजन के एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब है, ठीक है? और इसका जो न्यूक्लियर फिजन का है वो है एटॉमिक बॉम्ब है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स दे रखे हैं कि एनर्जी रिलीज जो होती है यूरेनियम 235 में, ठीक है, वो कितनी होती है? इतनी होती है। और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए भाई लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन्स, ये होने ही चाहिए, ठीक है? तभी एटम्स के अंदर क्या होगी? स्टेबिलिटी आएगी। फिर मैंने नीचे कुछ और टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है? इनको भी एक बार देख लेना। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बता रखा है मैंने कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है भाई लोग, वो इसके अंदर होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। और जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं वो एनरिच्ड होना चाहिए यूरेनियम और प्लूटोनियम से, ठीक है? प्लूटोनियम। मॉडरेटर क्या होता है भाई लोग? मॉडरेटर वो होते हैं जो स्लो डाउन कर देते हैं रिएक्शंस को, जैसे कि तुम्हारा हैवी वाटर हो गया D2O। और कंट्रोल रोड्स का काम क्या होता है? कंट्रोल रोड्स जो होती हैं भाई लोग ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सेस न्यूट्रॉन्स को, ठीक है? कौन कौन से होते हैं? कैडमियम और बोरॉन, ठीक है? रेडियो एक्टिव हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं है, ठीक है? और इतना बोल रहा हूँ, जितना मैंने कराया हुआ ना उतना कर लो। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर से पहले पहले तुम्हारे इसमें से आएंगे 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चारों के चारों क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से बनेंगे, ठीक है? नीट के बाद एक बार आना और बात करना मेरे से, ठीक है? चलो ओके बाय एंड टेक केयर, बढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो भाई लोग अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना, जो कि है सेमीकंडक्टर, ठीक है? और इसका जो वेटेज है वो है 2 से 3 क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, ठीक है? अगर तुमने इनको अच्छे से इस चैप्टर को नहीं किया हुआ है तो मतलब तुम्हें ना ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा, ठीक है? लेकिन अच्छे से अगर नहीं समझा है तो हार्ड लगेगा, लेकिन अगर अच्छे से समझ लिया तो तुम्हें ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है? और ये वाला चैप्टर अभी ईजी लगने वाला है क्योंकि तुम्हें तुम्हारे निखिल भैया जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंडक्टिविटी की, ठीक है? तो कंडक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? मेटल की होती है, फिर सेमीकंडक्टर की, फिर क्या होती है? इंसुलेटर की, ठीक है? ये तो समझ में आता है ना कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है? चलो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है? ये क्या है? ये इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कंडक्टिविटी है, ये क्या है? रेजिस्टिविटी है, ठीक है? तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है? रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है? लेकिन कंडक्टर का क्या हो जाएगा? कंडक्टर का हो जाएगा अपोजिट। ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर को हमने ना 2 पार्ट कर रखा है। दूसरा होता है एक होता है एलिमेंटल होता है, दूसरा होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है? तो एलिमेंटल हम अगर देखें तो एलिमेंटल 2 टाइप के होंगे, इंट्रिंसिक और दूसरा क्या होता है? एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये प्योर फॉर्म वाले होते हैं, इनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, ठीक है? जैसे कि जर्मेनियम और सिलिका वाले, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ होल्स के क्या होते हैं? बराबर होंगे, ध्यान रखना, ठीक है? अब हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना ये 2 टाइप के होंगे, एन टाइप और पी टाइप के। एन टाइप मतलब जी जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगी, ठीक है? और जिसमें हम लोग ना पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि तुम्हारा फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है? तो ये क्या है? ये नाइट्रोजन ग्रुप वाले हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है? तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को हम लोग ऐड करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है? और एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा समझ लो कि भाई एन टाइप क्या है? नेगेटिव, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? नेगेटिव होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है? और पी टाइप में हम लोग ट्राइवेलेंट जो इम्प्योरिटी होती है वो हम लोग ऐड करते हैं, जैसे गैलियम, बोरॉन, इंडियम और एल्यूमिनियम, ठीक है? इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं। अब हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड में जो समय कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट, अब कंडक्शन बैंड के बारे में सोचो। हमारे पास ना 2 बैंड होते हैं, एक तो कंडक्शन बैंड होता है, दूसरा क्या होता है? वैलेंस बैंड होता है। अगर हम कंडक्टर्स की अगर बात कर रहे हैं या फिर मेटल्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में कंडक्टर बैंड जो होता है ना वो वैलेंस जो बैंड होता है, ठीक है? उससे ना ओवरलैप कर जाता है, चिपक जाता है।
तो इस केस में जो डेल्टा Eg है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डेल्टा Eg का मतलब है यहाँ पे एनर्जी गैप है, ठीक है। तो एनर्जी गैप है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपस में अगर वो कर गए, ओवरलैप कर गए तो जीरो हो गया। तो डेल्टा Eg की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर के केस में गैप जो होता है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर की अगर बात करता हूँ तो इस केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वैलेंस बैंड होता है ना वो नीचे वाला होता है, और ऊपर वाला जो होता है ना उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड जो होता है तुम्हारा उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है ऊपर वाला, तो उसमें केवल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। जब मैं हीट करता हूँ, ठीक है, तो हीट करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स ये इक्वली इंक्रीज करेंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ज्यादा, ठीक है, होल्स कम बढ़े हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो है वो दोनों इक्वली बढ़ेंगे हीट करने पर। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो सेमीकंडक्टर के लिए रूम टेम्परेचर पर जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, और जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड हो जाता है। यहाँ पे ये देखो, ये क्या था तुम्हारा, वैलेंस बैंड था, ये क्या था, कंडक्शन बैंड था। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो जब मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें होल्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन जो ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये पार्शियली फिल्ड होगा, भाई पहले ये पूरा भरेगा तब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग जो है वो इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होता है तुम्हारा पी और ये होता है तुम्हारा एन, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। पीएन जंक्शन डायोड मतलब कि जिसमें कोई भी बाइसिंग नहीं होगी। बाइसिंग का मतलब है कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल बैटरी का हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो डिफ्यूजन करंट के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जो इंपोर्टेंट है सिर्फ मैं वही पढ़ा रहा हूँ। अब बाइसिंग की अगर बात करें तो बाइसिंग क्या होता है, बाइसिंग का मतलब होता है कि जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ठीक है। अब इस केस में दो केस बनेंगे, पहला बनेगा फॉरवर्ड और दूसरा क्या बनेगा, रिवर्स बाइस बनेगा। नाम सुना होगा तुम लोगों ने। फॉरवर्ड बाइस क्या होता है कि जब बैटरी का पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो पी टर्मिनल से जुड़े है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। लेकिन जब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पी जंक्शन से जुड़े हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस को हम लोग इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। तो ये हो गया पी और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बाइस बन जाएगा। और ये क्या है, एन टाइप है। तो अगर एन टाइप जो है वो पॉजिटिव जुड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स बाइस। ग्राफ एक बार देख लो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ है ये वाला, और ये रिवर्स बाइस का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, जो बैरियर पोटेंशियल होता है किसी पीएन जंक्शन डायोड का, वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल पर कि सेमीकंडक्टर का मटेरियल कौन सा है, दूसरा डिपेंड करता है कि डोपिंग का जो अमाउंट है वो कितना है, ठीक है, और तीसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। अगर कुछ भी याद हो या फिर नहीं हो, टेम्परेचर ध्यान रखना, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का। मैं अगर बात करूं तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ठीक है, जो विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की, मान लो कि मेरे पास क्या होता है, ये मान लो कि मेरे पास यहाँ मैंने पॉजिटिव रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, ये पी जंक्शन मान लिया, ये एन जंक्शन मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ना बीच में एक लेयर लेनी पड़ती है, ओके। ये से बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, कि एकदम से ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाए, ना यहाँ से यहाँ पे आ पाए, ठीक है। तो ये डिप्लीशन लेयर जो है इन दोनों क्या करती है, सेपरेट रखने का ट्राई करती है। तो अगर विड्थ जो है फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में लेयर की अगर डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर की डिक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिप्लीशन लेयर का वो भी डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो बेयर पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेयर पोटेंशियल का, वो होता है डेल्टा वी इज टू ई डॉट डी होता है, ठीक है। ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी क्या सेपरेशन है, और डेल्टा वी क्या यहाँ पर बेयर पोटेंशियल है। हम बात करने वाले डिवाइसेस की। तो डिवाइसेस में सबसे पहले हम बात करने वाले रेक्टिफायर की, जिसे हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा पढ़ेंगे हम जेनर डायोड के बारे में। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, जिसमें तीन पढ़ेंगे, फोर डायोड, लेड और सोलर सेल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये एसी को चेंज करता है डीसी में, ठीक है। अगर मुझे एसी करंट है, मान लो कि हमारा फोन का चार्जर है, ठीक है, तो फोन के चार्जर जो है वो एक तरह से ना, उसके अंदर एक डिवाइसेस है, ठीक है, जो रेक्टिफायर की तरह काम करती है, जो एसी वोल्टेज को चेंज करेगी डीसी में,
ठीक है, तो एसी का ग्राफ आएगा कुछ ऐसा जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है, लेकिन डीसी का जो है वो केवल क्या है, पॉजिटिव में। क्लियर है। फर्स्ट जो है इसमें वो है तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड, जब मतलब बिहेव करेगा एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट की और इनपुट की दोनों की सेम रहेगी, दैट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है। लेकिन एफिशिएंसी की अगर हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, वो होती है 40.6%। क्लियर है। अगर मैं इनपुट और आउटपुट की अगर बात करूं तो इनपुट का जो ग्राफ आता है वो ये आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। लेकिन आउटपुट का क्या आएगा, आउटपुट का ये आता है, पॉजिटिव आ गया, ठीक है, फिर जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव आ गया। ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में भाई लोग हम लोग सिंगल डायोड का यूज करते हैं। देखो ये सिंगल डायोड है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये ना एक नहीं होगा, यहाँ पे ये दो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इस टाइप में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कैसे भी होगा यहाँ पर। ठीक है। अगर यहाँ पे दो प्रेजेंट है तो डिस्क ये जो केस हो जाएगा वो हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर का हो जाएगा। ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जब इसमें डबल डायोड प्रेजेंट रहेंगे, इसमें इनपुट और आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों डिफरेंट होंगी, ये इनपुट की है ये आउटपुट की है, और एफिशिएंसी जो होगी वो होगी 81.2%। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन यह है कि एक पीएन जंक्शन डायोड है जो कि फिगर में दिखाया गया है, ये वाला। ठीक है। ये एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड, ठीक है, देन करंट आई इन द रेजिस्टेंस आर कैन बी शोन बाय। ठीक है। तो ये तीन फिगर दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा जो है वो शो कर रहा है। ठीक है। तो दिखाई दे रहा है फिगर से कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट पूछ रहा है आउटपुट पूछ रहा है, पहले ये देखो। ठीक है। एंड पी इंजेक्शन डायोड एसी सोर्स इज कनेक्टेड देन करंट इन द रजिस्टर आर कैन बी शोन बाय। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है भाई लोग कि इनपुट या फिर आउटपुट दोनों का एक दिखा पड़ेगा। ठीक है। तो इनपुट का कोई ग्राफ देखो कौन सा है, ये मिल रहा है या फिर ये मिल रहा है, कोई एक देखो। तो फर्स्ट वाला तो है ही नहीं इसमें, तो मिल रहा है कौन सा, सेकंड वाला ग्राफ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये आउटपुट का दे रखा है यहाँ पे, यही तो है, ये वाला हाफ वे रेक्टिफायर का। ठीक है। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आने ही नहीं है। ठीक है। हम बात करने वाले हैं जेना डायोड की। जेना डायोड जो है लोग एक स्पेशल केस है पी इंजेक्शन डायोड का। ये तुमने पढ़ा था, ये वाला, ये पी इंजेक्शन डायोड है। लेकिन जब इसमें ना ये वाला ये अटैच कर दो ना इसमें, तो ये बन जाता है जेना डायोड। ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें करंट निकालना है। तो करंट क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। यहाँ पे ये जेना डायोड का वोल्टेज दे रखा है, कितना है, 5 वोल्टेज है। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 किलो ओम दे रखा है। 1 किलो ओम को ओम में चेंज कर लिया तो 10 पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा करंट आ जाएगा कितना, 5 मिली एम्पियर या फिर 5 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं तीन बहुत ही इंपोर्टेंट केस के बारे में। पहला है फोटो सेल या फोटो डायोड, जो कि हम लोग यूज करेंगे रिवर्स बायस कंडीशन में। ठीक है। समझ में आएगा ना, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। ठीक है। दूसरा है सोलर सेल। सोलर सेल का ना सिर्फ ग्राफ ध्यान रखना है, ये वोल्टेज है, ये करंट के बीच में ग्राफ लिया हमने। ठीक है। तो ग्राफ ये आएगा, ये वाला जो पोर्शन है वोल्टेज पे जो हम ले रहे हैं ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, और करंट के इधर में जो हम ले रहे हैं, ठीक है, ये शॉर्ट या फिर क्लोज सर्किट है करंट का। ठीक है। अब एलईडी की अगर बात करते हैं, तो एलईडी क्या है, एलईडी जो भाई लोग हम इसको यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ये ध्यान रखना है बस, एक ही लाइन। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं भाई लोग। फाइनली जो है अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। लॉजिक गेट बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में आराम से शांत मन से जो है ना चीजें करेंगे, और अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करने वाले हैं इस लेक्चर में ना। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, सारे पीवाईक्यूज जो है वो तुमसे क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है। तो जैसे मैं अगर तुमको बात करूं भाई लोग, जो सम केस होता है ना, जैसे मैं अगर बात करूं, अगर तुम जीरो को जीरो के साथ ऐड करोगे तो जीरो आता है ना। जीरो को अगर वन के साथ में ऐड करोगे क्या आता है, वन आता है। वन को अगर जीरो के साथ में ऐड करोगे क्या आता है, वन आएगा। और वन को अगर वन के साथ ऐड करोगे तो वन ही आएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम है, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। वन का अगर मल्टीपल करोगे, डॉट मतलब कि मल्टीपल, अगर डॉट करोगे वन का, ठीक है, मल्टीपल करोगे जीरो के साथ में क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो का वन के साथ में जीरो, जीरो का जीरो के साथ में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ध्यान रखना है कि सम का जो केस होता है ना भाई लोग, वो होता है और गेट का होता है। ठीक है। और मल्टीपल केस जो होता है ना भाई लोग, उसका मतलब है कि एंड गेट। और जो इनवर्स केस होता है ना, ठीक है, इन सभी का उल्टा, वो क्या हो जाता है, वो होता है नॉट केस होता है। ठीक है। जैसे कि जीरो जो है, जीरो का इनवर्स क्या होता है, या फिर जीरो का बार क्या होता है, वन होता है। और वन का इनवर्स क्या होगा, जीरो होगा। ए का इनवर्स क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज ध्यान रखना है। अब हम बात करें, वो है डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम ना भाई लोग, सब तुम्हें ना एक चीज ध्यान रखनी है कि तुम्हें बार को ब्रेक करना है और साइन को क्या करना है, चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर ए प्लस, ठीक है, बी का होल बार है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। ठीक है। सिंपल समझो कि भाई जो प्लस है,
ठीक है, उसको चेंज करोगे मल्टीपल में, मतलब कि डॉट में, और जो डॉट है उसको चेंज करोगे प्लस में। ठीक है, छतरी क्या है, अलग अलग छतरी चली जाएंगी इनकी। ठीक है, मतलब हिस्सा बांट हो गया इनका। ठीक है, भाई भाई थे ए और बी, पहले एक ही छत के नीचे रह रहे थे, अब भाई मतलब बंटवारे हो गए, अब तो वो चले गए अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे समझ लो। अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा लॉजिक गेट्स। तो यार लॉजिक गेट ना तुम्हारे तीन टाइप के होते हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, स्पेशल पर्पस गेट। ठीक है, तो फर्स्ट जो है बेसिक गेट, ये दो टाइप के होंगे, सॉरी ये तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, और थर्ड होता है नॉट गेट। और गेट मतलब कि वही एडिशन। ठीक है, एंड गेट मल्टीपल केस है, मतलब कि डॉट वाला, और जो नॉट है मतलब कि इनवर्स वाला केस है। यूनिवर्सल गेट में तुम्हारे दो गेट आते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट। नॉर गेट मिलकर बना होता है नॉट और गेट से, और जो नैंड गेट है वो मिलकर बना होता है नॉट और एंड गेट से। ठीक है, नॉर बना होता है नॉट और से। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो देखो आगे, स्पेशल पर्पस गेट, गेट क्या होता है, ये जोर गेट होता है और नॉर गेट होता है। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ऊपर वाले पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो भाई लोग यहाँ पे ना एक चीज बोली जाती है, फॉर दीज गेट्स हम लोग ना मेनली चार बातों पर फोकस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन गेटों पे सबसे पहले इसके सिंबल कि भाई क्या है, कौन सा नॉर गेट है, दूसरा इसका बुलियन फंक्शन, थर्ड होता है इसकी ट्रुथ टेबल, और लास्ट होता है इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा बेसिक गेट में, फर्स्ट है और गेट। और गेट का भाई लोग तुम्हारा साइन ये होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तुम्हें जितने भी दिखाई दे रहा है ना, ये तुम्हारा ये फर्स्ट वाला जो है ये सिंबल है तुम्हारा। ठीक है, और गेट का, क्लियर है, हाँ है ना। अब इसको समझे कैसे यार, इसकी ना ट्रुथ टेबल को कैसे समझे। तो मान लो कि ये क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, इसका सर्किट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, अगर मैं ए को बंद कर दूं भाई लोग, ठीक है, यहाँ से करंट क्या जा रहा है, करंट जा रहा है यहाँ से, ये करंट जा रहा है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी मान लो एक्स बाई जेड वोल्टेज है, तो यहाँ से करंट जा रहा है। अगर मैं ए को बंद कर दूं, तब भी करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होके चला जाएगा, अगर मैं ए को बंद कर दूं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे गिरा दूं, है ना, तो भले ही ये ओपन है, तो करंट क्या जाएगा यहाँ से, वो चला जाएगा ये वाइप पे, तो ये जलने लगेगा। हाँ है ना, हाँ है ना। ओपन का मतलब होता है भाई लोग जीरो, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा। ओपन का मतलब होता है जीरो, क्लोज का मतलब होता है वन। ठीक है, ओपन बोल रहा है, ठीक है, या फिर बोल रहा है कि वो ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि जीरो। अगर वो बोल रहा है कि अगर वो बोल रहा है कि ओपन है या फिर ग्लो नहीं कर रहा है, तो जीरो होगा। अगर वो बोल रहा है कि ग्लो कर रहा है ठीक है, और वो क्लोज है, ठीक है, क्लोज है मतलब कि मैंने कर रखा ना, ये मैंने क्लोज कर रखा था। क्लोज मतलब क्या है, वन। ठीक है, और क्लोज मतलब क्या है, कि वो ग्लो कर रहा है, मतलब कि यहां से जो है चला जाएगा, ग्लो करेगा। सिंपल ये समझो कि अगर मैंने सर्किट जो है दोनों ओपन थे पहले, मतलब कि जीरो जीरो थे ओपन, ठीक है, तो ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, तो जीरो। एक ओपन होगा, एक बंद है, तब भी करंट फ्लो कर जाएगा, जल जाएगा, तो जीरो वन मतलब कि वन। ठीक है, कोई भी एक ओपन होगा ना, ये ओपन कर लो या ये ओपन कर लो, तो ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो मैंने दो केस ये ले लिया। अगर दोनों ही बंद है, मतलब कि दोनों ही क्या है, क्लोज है, तो जलेगा जलेगा, मतलब कि वन वन वन। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल हो गई इसकी, और गेट की हो गई। ठीक है, और गेट में ध्यान रखना भाई लोग, ये क्या है इसकी, ये इसकी इनपुट होता है, और ये क्या होता है, इसका आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट क्या है, ए प्लस बी, पता है ना। नॉ और गेट जो होता है क्या होता है, और गेट मतलब कि एडिशन, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एडिशन। ठीक है, क्लियर है। दूसरा होता है एंड गेट। एंड गेट मतलब कि ए डॉट बी, मल्टीप्लीकेशन वाला। इसका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये वाला है। अगर यहाँ पे ना कोई एक बंद होगा ना, मान लो कि अगर ये वाला बंद है, ठीक है, अगर ये वाला मैंने बंद कर दिया, ठीक है, अगर मैंने ये वाला बंद कर दिया, तब भी भाई लोग ये वाला जो करंट है ना, यहाँ पे आके यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा, बल्ब जो है ग्लो नहीं कर पाएगा। इन दोनों को जो है ना क्लोज होना पड़ेगा। तो जब ये दोनों क्लोज होंगे ना, मतलब कि वन वन होंगे, तब ये सर्किट चलेगा। ठीक है, अगर एक भी अगर बंद है ना, ठीक है, अगर एक भी बंद है और एक ओपन है, तो ठीक है, ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। मतलब कि अगर वन जीरो है, मतलब कि अगर मान लो कि ये फर्स्ट वाला है, इसको मैंने बंद कर दिया, मतलब कि इसको मैंने नीचे कर दिया, तो यहाँ से तो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब कि वन। अगर यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज, वो क्या है, ये ओपन है, मतलब कि जीरो है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है एंड गेट की। थर्ड जो गेट है भाई लोग, वो तुम्हारा है नॉट और इन्वर्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, इन्वर्टर बोल दो या इन्वर्स गेट बोल दो। ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान रखना भाई लोग, इसका जो सिग्नल होता है ना, वो आउटपुट और इनपुट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो तुम्हें बबल दिखाई दे रहा है ना, ये बबल, ठीक है, तो भाई लोग ये बबल जो है ना, वो इन्वर्स करने के काम में आता है। ठीक है, तो जब भी तुम्हें ये दिखेगा ना, तो इनपुट जो को ना भाई लोग तुम्हें इन्वर्स करके ना आउटपुट में रखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
ये तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। और इक्विवेलेंट सर्किट मतलब कि ये इसका इनवर्स या फिर अपोजिट करना होता है, तुम्हें पता है, ठीक है। तो जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाता है, और वन का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब कि इनवर्स मतलब उल्टा कर देना है उसमें, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा यूनिवर्सल गेट, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट जो आता है वो आता है नॉर गेट आता है। नॉर गेट जो है वो मिलकर बना होता है और नॉट गेट से, ठीक है। और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना, ए प्लस बी का होल बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर तुम देखोगे ना, एनालिसिस करोगे, तो पहले यहाँ पे क्या है, और गेट ऐड करेगा। ये क्या है, ये और गेट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अगर ये इसमें ना बिंदी से लगा दी, तो ये बिंदी क्या है, नॉट गेट है। हाँ है ना। तो और गेट ऐड करेगा इनपुट को, और जो डॉट वाला है ये इन्वर्स कर देगा उनको। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल बार। क्लियर है। ध्यान रखना, वन का मतलब क्या होता है, क्लोज या फिर ग्लो। और जीरो का मतलब क्या होता है, ओपन है या फिर वो ग्लो नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब नीचे देखो, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, हाँ है ना। तो फर्स्ट वाला अगर मैं देखो भाई लोग, फर्स्ट वाला तुम अगर देखो, तो ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको अगर मैं तुमको समझाऊं, ठीक है। तो अगर दोनों स्विच भाई लोग ओपन होंगे ना, मतलब कि जीरो जीरो, तो तभी बल्ब ग्लो करेगा। अगर दोनों स्विच अगर ओपन होंगे तभी बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, मतलब कि वन होगा, हाँ है ना। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वन जीरो जीरो, ठीक है। मतलब कि वन प्लस जीरो इसको क्या होता है, वन, और वन का उल्टा क्या होता है, जीरो होता है। मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि और गेट क्या करेगा, और गेट तो भाई लोग ऐड करेगा इनपुट को, और डॉट क्या करेगा, डॉट इन्वर्स कर देगा, ठीक है। तो वन प्लस जीरो क्या होता है, वन होता है। ये क्या किया, ये इसने और गेट को, और गेट ने क्या किया भाई लोग, और गेट ने ऐड कर दिया इनपुट को। तो वन प्लस जीरो क्या होता है, वन होता है। लेकिन जो नॉट गेट है ना, ठीक है, नॉट गेट है, उसने क्या कर दिया, उसने इन्वर्स कर दिया, तो वन का इन्वर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो। क्लियर है। सेम ये केस हो जाएगा, तो इसकी हो जाएगी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। आगे तुम्हारा नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो नॉट और एंड गेट से मिलकर बना होता है, हाँ। तो यहाँ से इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है ए प्लस, सॉरी, ए डॉट बी का होल बार, ठीक है। क्लियर है। तो वो पहले क्या था, पहले था और गेट था और नॉट गेट था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये तुम्हारा नॉट गेट हो गया, और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एंड गेट है, ठीक है। तो वहां पे जो और गेट था वो क्या कर रहा था, और गेट ऐड करेगा वहां पे ऊपर वाले केस में इनपुट को। और नॉट गेट ने क्या कर दिया, नॉट गेट ने इन्वर्स कर दिया था, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये तो इसका सर्किट है, और ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ना एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर दोनों स्विच बाय लोग ओपन रहेंगे ना, या फिर कोई एक ओपन रहेगा, तो बल्ब ग्लो करेगा, ये ध्यान रखना। अगर कोई एक ओपन है, हाँ है ना, अगर कोई एक ओपन है या फिर दोनों स्विच ओपन है, ठीक है, तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। सर्किट से दिखाई दे रहा है तुम्हें, ओके। क्लियर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि नैंड और नॉर गेट को तुम लोग ना यूनिवर्सल गेट बोलते हो, क्योंकि ये रिपीटेटिव यूज होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव यूज ऑफ नैंड और नॉर, ठीक है, वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी लॉजिक, ठीक है। मतलब कि नैंड और नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज बाय रिपीटेटिव यूज ऑफ नैंड और नॉर वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी लॉजिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये ना एक दो केस मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, तो बताना कि इसका वाई का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, हमारे पास में नैंड गेट है ये वाला, ठीक है। ये क्या है, नॉट गेट है, हाँ है ना। तो हमारे पास नैंड गेट है, और उस नैंड के दोनों इनपुट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो मान लो कि ये क्या है, ये ए है, ये भी ए होगा, हाँ है ना। तो जब इनको ज्वाइन कर दिया, तो अब ये डबल इनपुट वाला नैंड गेट फाइनली सिंगल इनपुट में चेंज हो गया, हाँ है ना। अब यहाँ पर ऊपर वाले जो टर्मिनल है ना भाई लोग, ऊपर वाले टर्मिनल पे क्या होगा, ए ही जा रहा होगा, और नीचे वाले पे भी क्या होगा, ए होगा। तो जब ए अंदर जाएंगे ना, तो ए से ए मल्टीप्लाई होगा, तो ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है, हाँ है ना। अब ये बबल जो है ना, ये नॉट गेट, ठीक है, लगा हुआ है। तो ये नॉट गेट है, ये इन्वर्स कर देगा। तो ए का इन्वर्स क्या होता है भाई लोग, ये होता है, हाँ है ना। तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट गेट। और इसका एक्सप्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, y इज टू ए इनवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, सेकंड वाला, सेकंड केस जो है ना, और भाई लोग यहाँ पे ना एक और चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कि सिंगल इनपुट वाले ना सिंगल इनपुट वाले नोट कर लेना, सिंगल इनपुट वाले नैंड गेट नॉट गेट की तरह काम करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है,
नैंड गेट है, तो ये ए और बी को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद जो बबल है वो क्या कर देगा, वो इन्वर्स कर देगा। अगर सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट नॉट गेट की तरह काम करता है ना भाई लोग, तो ए डॉट बी का होल बार का इन्वर्स करो। ठीक है, तो इन्वर्स करोगे इसका क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का डबल बार। तो किसी भी नंबर के इन्वर्स का भाई लोग इन्वर्स वही नंबर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका अगर मैं इन्वर्स करूंगा तो इसका इन्वर्स वही नंबर होगा, डबल बार। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना। फिर से बात समझा रहा हूँ। सबसे पहले नैंड गेट ए और बी को क्या करेगा, ए और बी को नैंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद जो बबल प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या कर देगा, ये उसका इन्वर्स कर देगा। तो अगर सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट नॉट गेट की तरह काम करता है, ठीक है, तो ए डॉट बी का होल बार, ठीक है, इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का डबल बार, हाँ है ना। तो जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के इन्वर्स का इन्वर्स जो है ना भाई लोग, वो वही होता है, ए डॉट बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये दिया क्वेश्चन, बताना है कि वाई का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो ए और बी डबल इनपुट वाले जो नैंड गेट है उसमें जा रहा है, ए और बी, हाँ है ना। तो अंदर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ए बार डॉट बी बार। अब ये जब बाहर आएगा ना, ठीक है, तो इन्वर्जन होगा, तो ए बार डॉट बी बार का होल बार। ठीक है, तो ये क्या था पहले, ये था ए बार, ये क्या था, बी बार था। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया पहले तुम्हारा ए बार डॉट बी बार। अब यहाँ पे जो बाई का एक्सप्रेशन निकल के आएगा, इसने चेंज कर दिया, इन्वर्स कर दिया। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ऊपर सॉल्व किया था, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी छत उड़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार, ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, और गेट, हाँ है ना। तो यहां से क्या कर रहा है, और गेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और पता है कि 3 नैंड गेट को रिपीट करने से हमें और गेट मिलता है, डायरेक्ट पता है हमें ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल बार, मतलब कि नॉर गेट की तरह काम करेगा ये। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना इरेज कर दे रहा हूँ, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, ठीक है, ये दोनों तुम खुद करोगे। ठीक है, और सब लोग मुझे आंसर बताओगे बाई का एक्सप्रेशन क्या है और इसका क्या है, और ये दोनों कौन से गेट है। नेक्स्ट है भाई लोग तुम्हारा, वो है कि ये सर्किट जो है भाई लोग कौन सा जो है वो लॉजिक गेट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट केस अगर हम देखें तो ए और बी दोनों भाई लोग क्या है, ओपन है, हाँ है ना। तो दोनों ओपन है, मतलब कि जीरो। तो करंट जो है ना, मान लो कि हमने ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये क्या है सी है, ये क्या है डी है। तो करंट हमने मान लिया कि ए और बी से सी डी से क्या जाएगा, जाएगा नहीं, अगर ये ओपन है दोनों, तो है ना, करंट तो फ्लो नहीं करेगा ना इसमें। ठीक है, तो बल्कि डायरेक्ट जो है ना भाई लोग ए और डी में जाएगा। अगर मैं ए बी सी डी की बात करूँ, यहाँ पे तो नहीं जाएगा इस वाले उसमें सर्किट में, लेकिन ये ए डी यहाँ पे जाएगा, ये इस वाले में। ठीक है, तो एलईडी क्या होगी, ग्लो कर जाएगी। तो ए इज टू जीरो, बी इज टू जीरो, लेकिन वाई इज टू वन। क्लियर है। सेकंड केस में माना हमने कि ए ओपन है, ए क्या है, ओपन है, और बी क्या है, क्लोज है। तो तब भी करंट क्या है, एबीसीडी में नहीं जाएगा, हाँ है ना। तो तब भी क्या होगा, वाई इज टू वन होगा। तो यहां से अगर तुम एक्सप्रेशन लिखोगे ए बी का और वाई का, तो जीरो जीरो क्या आएगा, वन आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो वन का वन, वन जीरो वन, वन वन जीरो। ठीक है, और ये कौन सा गेट हो गया, सिंपल दिखाई दे रहा है, नैंड गेट। क्लियर है। ठीक है, सेम ये वाला क्वेश्चन है, एक बार चेक करना और करना इसको कंप्लीट। उसके बाद भाई लोग तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जब भी ना वेव फॉर्म का क्वेश्चन आए ना, ये वेव फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, तो जब भी वेव फॉर्म का क्वेश्चन आएंगे ना, तो इनको हमें ना जीरो वन के फॉर्म में मार्क करना होता है। ठीक है, तो पहले ये देखो, ये पहले करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। ध्यान रखना, लो लेवल जो होता है वो जीरो होता है, और हाई लेवल होगा वन। तो ये जीरो वन वन जीरो, जीरो वन वन जीरो। ठीक है,
क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये हाई लेवल है, तो 1 1 0 0 1, ठीक है, फिर 0 0 1 0 0। क्लियर है? ये डॉट मैंने इसमें से रखे हुए हैं, देखो यहाँ पे डॉट ना, इसमें इस साइड वाला जो बॉक्स है इसका 0 0 1 0 0, ठीक है? क्लियर है? हाँ है ना? तो ये हो जाएगा इसका इनपुट, और ये क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं भाई लोग, अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो 0 का 1 में हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 1 0, लिख लो यहाँ पे ए बी और वाई, तो 0 1 0। और क्या दे रखा है ऊपर देखो, एक काम करो, यहाँ साइड में लिख लो, है ना, वो बेटर रहेगा, इधर लिख लो, पेन चेंज कर लो, ए बी और वाई, तो 0 1 0, तो 0 1 0 1 1 1 0, तो 1 1 0। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0 0 1, तो 0 0 1, उसके बाद 1 0 0, फिर 0 1 0, लास्ट में 0 1 0। अब यहाँ पे देखो कि 0 1 0 ना पहले फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है, तो जो रिपीट हो गया है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ गया, हाँ है ना। और ये एक्सप्रेशन पता है किसका है, याद करो, नॉर गेट का। क्लियर है? वो ट्रुथ टेबल ना याद होनी चाहिए, ऊपर देखो एक बार, नॉर गेट की एक बार ना फिर से जाओ ऊपर, नॉर गेट का, नॉर गेट का, नॉर गेट का कहाँ है, नॉर गेट कहाँ है, नॉर गेट, नॉर गेट, ये रहा नॉर गेट, ठीक है। 1 0 0 0, आ जाओ नीचे, 1 1 0 0 0। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये था तुम्हारे लॉजिक गेट, ठीक है। अभी बच रहे हैं रात के 2:40 हो रहे हैं, ठीक है। मेरे को फिर से जो है एनएलएम का लेक्चर शूट करना है, एनएलएम का लेक्चर जो है मैक्सिमम 20 मिनट का होगा, ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।